फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, यानी क्लास 11th की केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 को शुरू करा था और चैप्टर नंबर 2 के बारे में हमने पढ़ा था। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है परमाणु की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में हम सभी लोग जान रहे थे और आज ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, आज ये लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर 3 है। परमाणु की संरचना यानी चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 है ये। ठीक है, लेक्चर नंबर कितना है? 3 है, लेक्चर नंबर 3। उम्मीद है कि मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा और पढ़ा होगा और सीखा होगा। और जो अभी तक चैप्टर नंबर 1 का नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स बना लेंगे और चैप्टर नंबर 1 का हर एक वीडियो को देखेंगे। ठीक है, और उससे सीखेंगे कि उसमें क्या क्या बातें बताई गई है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 की बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सब कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे और जो भी मैं बताता हूं वो आप सब नोट करते होंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आप कहता है टॉपिक कि एनोड किरणें अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की खोज। इसका मतलब होता है कि प्रोटॉन का खोज जो है ये किस प्रकार से हुआ। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे ये चित्र की मदद से। देखिए चित्र ये है, आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, चित्र डिजाइन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे ट्यूब है, यहाँ पे ये एनोड है, यहाँ पे ये कैथोड है, यहाँ पे एक जाल लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? जाल। ये है कैथोड, ये है एनोड, और बीच में क्या है? बैटरी। कहाँ से कहाँ तक? 10,000 वोल्ट से 15,000 वोल्ट तक इसमें धारा प्रवाहित होती है। कौन से बैटरी में? ये वाला बैटरी में, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस है, यानी कि इसको आप कह सकते हो निम्न दाब गैस। ठीक है, क्या कह सकते हो? निम्न दाब पर गैस। क्या कहोगे? निम्न दाब पर गैस। इसमें सब भरा हुआ है। अब इधर क्या है? इधर कैथोड किरण आ रही है, इधर क्या आ रही है? इधर एनोड किरण आ रही है। कौन सा किरण आ रही है? प्लस किरण, यानी कि एनोड किरण आ रही है। उम्मीद है कि चित्र को आपने समझ लिया होगा। क्या कर लिया होगा? चित्र को समझ लिया होगा। देखो क्या है, अब यहाँ पे बातें लिखा है उन्होंने कि सन 1836 में गोल्डस्टीन ने, ठीक है, इसका खोज कब हुआ? सन 1836 में खोज हुआ इसका। ठीक है, 1836 में इसका खोज हुआ। गोल्डस्टीन ने खोज किया था। ठीक है, विसर्ग नली के प्रयोग में छिद्रित कैथोड का उपयोग करके एनोड किरण प्राप्त किया। कैथोड किरण का उपयोग करके क्या प्राप्त किया? एनोड किरण प्राप्त किया। यह कैथोड किरण के विपरीत दिशा की ओर होता है। यह कैसा होता है? कैथोड किरण के उल्टा, यानी विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, यह धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है। यह प्लस वाला कण से मिलकर बना होता है, यानी धनावेशित कण से मिलकर बना होता है। धनात्मक किरणें या एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। मतलब कि इसको आप धनात्मक किरण भी कह सकते हो, एनोड किरण भी कह सकते हो, कैनाल किरण भी कह सकते हो। इसको 3 नाम से भी आप डिनोट कर सकते हो। इसका खोज किसने किया? आपको याद रखना है कि इसका खोज भैया गोल्डस्टीन ने किया। किसने किया? गोल्डस्टीन साहब ने इसका खोज किया है। अब हम बात करते हैं एनोड किरण के गुण। एनोड किरण के बारे में तो जान लिया, अब एनोड किरण का गुण क्या है भाई, उसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है एनोड किरण के गुण। एनोड किरण है, एनोड किरण के बारे में जान लिया आप लोग, लेकिन अब एनोड किरण के गुण की बात आती है। देखो पहला है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। ये कौन से? एकदम सीधी रेखा में ये चलेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है ये किरणें कणीय प्रकृति की होती है। ये किरण कैसा प्रकृति की होती है? कणकीय प्रकृति की होती है, कणनीय प्रकृति की होती है। ओके चलिए, तीसरा नंबर है यह धनावेशित होती है। ये कैसा होता है? ये धनावेशित होता है। ओके मेरे दोस्त, चलो चौथा नंबर है चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारे जाने पर ये किरणें विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र से जब इसको गुजारा जाता है तो ये क्या हो जाता है? ये विक्षेपित हो जाता है।
ये याद रखना है ये सब बात, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि आपको लिखना है एनोड किरण के गुण, एनोड किरण के 10 गुण लिखिए, एनोड किरण के 5 गुण लिखिए, तो आपको तो लिखना पड़ेगा ना। इसके लिए क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। समझ के याद करोगे तो आपको माइंड में चला जाएगा, याद हो जाएगा। देखो 5वां क्या है, यह गैस के अणुओं को आयनीकृत करता है। एक गैस का जो अणु होता है उसको वो आयनीकृत कर लेता है। आयनीकृत के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। एवं इनकी आयनीकरण क्षमता कैथोड किरणों की तुलना में अधिक होती है। इसकी आयनीकरण क्षमता क्या होती है, कैथोड किरण की क्षमता से अधिक होती है। कैथोड किरण की क्षमता से एनोड किरण अधिक होती है। किसमें, आयनीकरण क्षमता में। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा 5 लाइन। ठीक है, देखिए छठे नंबर देखिए क्या है, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराने से प्रतिदीप्त उत्पन्न होता है। जिंक सल्फाइड, एक जिंक सल्फाइड क्या है, एक जिंक सल्फाइड यौगिक है, उसको जब पर्दे पर टकरा जाता है तो वो प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। क्या कर देता है, प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। प्रतिदीप्त की मात्रा कैथोड किरण की तुलना में अधिक होती है। प्रतिदीप्त की मात्रा कैथोड किरण की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। अधिक मतलब कि ज्यादा होता है। 7वां नंबर है, ये किरणें पतली धातु की पत्ती को भेद करती है। ये किरणें जो पतली धातु की जो होता है ना पत्ती, उसको ये भेद देती है, यानी कि उसमें, ठीक है, भेद कर देती है। अब देखिए इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरण से कम होती है। इसकी भेदन क्षमता कैथोड किरण से क्या होती है, कम होती है। अब 8वां नंबर है, क्या है 8वां नंबर, ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रवाहित करता है। ये क्या करता है, फोटोग्राफी प्लेट को ये प्रवाहित करता है, यानी जो फोटो खींच के बनाता है ना उसको प्रवाहित करता है। 9वां नंबर है, एनोड किरणें जिन किरणों से मिलकर बनी होती है उन पर धनावेशित का मान विसर्ग नली के भरी हुई गैस की प्रकृति में निर्भर करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। 10वां नंबर है, यदि विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस भरी हुई तो इसका ई बटे एम, ठीक है, ई बटे एम का मान अधिकतम 9.58 × 10⁴ कूलाम ग्राम प्रति होता है। इतना होता है। इसका ई बटे एम का मान कितना होता है, इतना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन के अंदर जो परमाणु होता है मेरे फ्रेंड्स, वो हल्का होता है, एकदम भारी नहीं होता है, वो एकदम हल्का होता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रेडियो सक्रियता की। किसकी बात करेंगे, रेडियो सक्रियता कहने का मतलब होता है रेडियो एक्टिविटी। इसका खोज हुआ 1896 ने, ठीक है। 1896 में कौन किए, हेनरी बेकरल ने किया। किसने किया, हेनरी बेकरल ने किया। कब खोज किया, 1896 में, ये आपको याद रखना है। कुछ तत्वों के अदृश्य किरणें निकलती है। कुछ ऐसा भी तत्व होता है जिसका अदृश्य किरण निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, रेडियोधर्मी किरण कहते हैं। तथा उन तत्वों को रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। उन तत्व को क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। परमाणु क्रमांक पीबी यानी कि परमाणु क्रमांक 82 को कहते हैं पीबी यानी कि लेड से अधिक वाले तत्व सामान्यतः रेडियोधर्मी होते हैं। जैसे कि देखो 82 यानी कि लेड, ये क्या है, ये रेडियोधर्मी तत्व है। अब इसके आगे जितना भी होता है ये सब क्या है, रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। जैसे कि देखो 83, 84, 85, 86, ये सब क्या है, ये सब रेडियोधर्मी तत्व है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे बात आता है रेडियोधर्मी विविकरण पर विद्युतीय क्षेत्र प्रभाव का रदरफोर्ड का प्रयोग। आखिर जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया इसमें, तो वो क्या था, उन्होंने यहाँ एक छोटा सा बिंदु लिया, इस टाइप का कर दिया, ठीक है। इसको आप लेड बॉय भी कह सकते हो। और ये यहाँ पे ये जो गोल वाला है इसको क्या कहेंगे, रेडियोधर्मी तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियोधर्मी तत्व कहेंगे। और ये है स्टील और ये है रेडियोधर्मी किरण, ये दोनों क्या है, रेडियोधर्मी किरणें। अब देखो इन्होंने यहाँ पे ऐसे कर दिया,
यहाँ पे ये फोटोग्राफी प्लेट है, ये जो आप देख रहे हो ये फोटोग्राफी प्लेट है, ये है अल्फा बीटा किरणें, ये है गामा किरणें, ये है अल्फा किरणें। अल्फा बीटा गामा ये तीनों किरणें यहाँ पे उपस्थित हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये चित्र बनाया हुआ है, और चित्र को समझना सबसे पहले बात होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया। जितना मैंने अभी बात बताया रेडियो सक्रियता का उस समझ में आ गया, आप सभी को समझ में आ गया। एक बार फिर से आप मेरे दोस्त बता देंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ हमें समझ में आ गया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ें, आप सब आगे बढ़ें, बोलिए, आप सब बोलिएगा तो आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अगला है न्यूटन का खोज। आखिर न्यूटन का खोज भी हुआ था सन 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में न्यूटन का खोज हुआ। कृत्रिम के अध्ययन, ठीक है, कृत्रिम तत्वात्वरण के अध्ययन के दौरान जेम्स चैडविक ने खोज किया। चैडविक ने इसकी खोज की, क्या की? इसकी खोज की। कब खोज किया? 1932 में, ये आपको याद रखना है। चलो देखो आगे। चैडविक ने देखा कि जब बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम होता है ना बी, के तीव्र गति के गतिशील अल्फा कणों की बौछार की जाती है। जब अल्फा कणों का बौछार होता है तो बेरिलियम जो है वो कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। बेरिलियम जो है, ये बेरिलियम यानी कि बीई, ये क्या हो जाता है? कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है, तथा एक उदासीन कण प्राप्त होता है। उसमें से क्या प्राप्त होता है? एक हमें उदासीन कण प्राप्त होता है, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, पूरा समान नहीं होता है, उसको अनुमान लगाया जा सकता है, लगभग समान होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम भैया न्यूटन का खोज कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगला बात आता है, अल्फा कण है, अल्फा कण बराबर होता है, देखो ये अल्फा है, अल्फा में 2 प्लस है, इधर 4 2, ठीक है, बराबर क्या है? हीलियम के नाभिक के समान का, ठीक है, हीलियम के नाभिक के समान कण, ओके, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, या एग्जांपल भी नोट कर सकते हो। चलो देखो आगे, आगे है न्यूटन का खोज, न्यूटन के गुण, न्यूटन का खोज नहीं है, न्यूटन के गुण। न्यूटन के खोज के बारे में जान लिया आपने, अब बात आती है न्यूटन के गुण। न्यूट्रॉन उदासीन अथवा विद्युतीय आवेश रहित कण होता है। न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन और विद्युतीय आवेश रहित कण होता है। दूसरा है, न्यूट्रॉनों को संकेत n से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन को कौन से संकेत से प्रदर्शित करते हैं? न्यूट्रॉन को हम n संकेत से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है विलगित, ठीक है, विलगित अवस्था में न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। विलगित अवस्था में न्यूट्रॉन कैसा होता है? अस्थायी होता है। चौथा है, न्यूट्रॉन चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं, अपने पथ से वो विचलित नहीं होते हैं। पांचवा, इनकी भेदन क्षमता उदासीन होने के कारण बहुत अधिक होती है। इसकी भेदन क्षमता क्या होती है? ये उदासीन होता है, इसलिए इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी ज्यादा होती है। परंतु कॉस्मियम किरणें से कम होती है। कॉस्मियम किरणें से क्या होती है? कम होती है। छठा है, स्वतंत्र न्यूट्रॉन का क्षय प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है, स्वतंत्र मतलब जानते हैं ना, स्वतंत्र न्यूट्रॉन का क्षय प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में होता है तथा ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ऊर्जा क्या होता है? उत्सर्जित होता है, ठीक है। 7वां नंबर है, न्यूट्रॉन की त्रिज्या। न्यूट्रॉन की त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। न्यूट्रॉन की त्रिज्या क्या होती है? 10⁻13 सेंटीमीटर। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6750 गुने 10⁻27 kg होता है, या आप कह सकते हो 1.6750 गुने 10⁻24 होता है, ये भी आप कह सकते हो।
ग्राम या C12 के परमाणु द्रव्यमान मापकरण में 1.008065 अणु होता है। कितना होता है? 6 AMU होता है, इतना AMU होता है। ओके, अब देखिए, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के कुछ अधिक होता है, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है, कुछ अधिक होता है। ओके, तो उम्मीद है कि न्यूट्रॉन का खोज भी आपको आ गया होगा और न्यूट्रॉन का गुण भी आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो आप इंतजार करिएगा चौथा लेक्चर की। तो मिलते हैं चौथे लेक्चर में। उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। मैंने आज जितना भी बात बताया है, जितना भी आपको सिखाया है, जितना भी आपको समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।